बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। दिस इज अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो एंड मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मंडे की थकावट आपको उतर गई होगी और ट्यूसडे की मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। बिल्कुल बहुत हाई डिग्री है। ठीक है, वैसे ये थोड़ा बिजली के बिल आ रहे हैं आजकल लोगों के और प्राइवेट मुलाजमीन परेशान है कि सरकारी की तनख्वाह बढ़ी है तो प्राइवेट की बढ़ी नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ी? अच्छा, इसके लिए हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं देती? वैसे इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो प्राइवेट। अच्छा ना छेड़ मलंगा भाई, उनकी भी तो अच्छा बस ना आप कैसी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह? ऐसे नहीं बातें करते प्राइवेट बिल्कुल का लफ्ज़ हटा दे बस, इस पे मेरा अच्छा जी नाजरीन आप ठीक है, मतलब पूछ रहे हैं हम आपसे, ठीक है। अच्छा लेकिन जो वैसे मामला जिसमें से इमरान ने कहा अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, लेकिन दूसरी जानिब जो रही सी कसर है वो समंदरी तूफान ने पूरी कर दी है। जो पहले आपको सियासत टीवी पे देखने को मिलती थी, जो तूफानी सियासत मिलती थी, हाँ, और अब जो है वो समंदरी तूफान बाइपर जोय के हवाले से ही कल बल्कि काफी दिनों से 6-7 दिनों से खबरें चल रही हैं और ये कराची से कुछ 470 किलोमीटर अब दूर रह गया है। ज्यादा दूर नहीं है। रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला ये तय करता है एज पर इट्स इंटेंसिटी। कल हमने इस पर बड़ी डिटेल में बात की थी। शिद्दत इसकी बरकरार है। पाकिस्तान की जानिब फासला इसका मजीद कम हो रहा है मगर खतरात अब भी मौजूद हैं। कराची से सिर्फ 550 बल्कि उससे भी अब तो कम किलोमीटर का फासला है। बदीन के बारे में आपको बताएं तो यहाँ से 530 और माड़ा से 650 किलोमीटर का फासला। अब जब हम आपसे बात करें ना तो आई बिलीव कि ये नंबर्स 470 ये जो लेटेस्ट जो वो 470 है। हाँ। तो ये नंबर विद द टाइम कम ही हो रहे हैं और इसके साथ इसकी जो रफ्तार है उसके बारे में भी आपको बताएं कि अभी तक इसका मोमेंटम बरकरार है और कल सुबह तक जो इसका है वो ट्रैक शिमाल की जानिब ही रहेगा। बिल्कुल, और 15 जून को इसका रुख तब्दील होगा जो कि केटी बंदर और भारतीय गुजरात को क्रॉस करेगा। महकमा मौसमियात ने 14वां अलर्ट भी जारी किया इस हवाले से और सारी इलाकों में जहां हम बात करें तूफानी बारिशें हो तो गुयानी हो उसकी पेशगोई भी की गई है। बिल्कुल, इदारे अलर्ट हो गए हैं। समंदर जाने वाले रास्ते बंद हैं। माहीगीरों और सयाहों को 17 जून तक समंदर में जाने से रोका गया है और सिंध हुकूमत ने तमाम जो ज़िला अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी हैं और DMCs और कैंटोनमेंट को जो बिल बोर्ड्स हैं वो हटाने की हिदायत की गई है। हॉस्पिटल्स के अंदर हाई अलर्ट है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज के ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। साइली पट्टी से हज़ारों अफराद को मुंतकिल भी किया गया है और उनकी नकल मकानी शुरू हो गई है। तो समहाउ गवर्नमेंट इज रेडी टू फेस दिस। अल्लाह करे कि इंटेंसिटी इतनी ना हो कि हमारे वसाइल से बढ़ जाए। अच्छा, वजीर आला सिंध ये कह रहे थे कि जी सैलाब को रोकना तो नामुमकिन है और इसका कोई तरीका नहीं है। पहली उनकी जो प्रायोरिटी है कि लोगों को जो इस इलाके के उसमें आते हैं विसिनिटी में उनको नकल मकानी कराई जाए, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। कल उन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर जायजा भी लिया है मुख्तलिफ जगहों का और लेकिन होपफुली कि जब तक ये कराची के साहिल से टकराएगा तब तक इसकी इंटेंसिटी काफी हद तक शायद कम हो या इसका रुख खुद जो भी है। महकमा मौसमियात इस हवाले से जो अलर्ट जारी कर रहा है और हमारी जो आम पब्लिक से गुजारिश है कि प्लीज इन अलर्ट्स को सीरियस लें। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आप लोग साहिल समंदर पे जा रहे हैं या हम माहीगीरों की बात कर रहे थे, परसों कुछ फुटेजेस हमने देखी कोई ऐसे पेज पे लगी हुई थी, फिशिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें अगर आप कुछ दिन के लिए कंट्रोल करेंगे, रोक लेंगे तो ये आपकी सेफ्टी का मामला है। हुकूमत तो अपने तौर पर इकदाम कर ही रही है। कराची में जो कि आप जो कह रही हैं रिपोर्टेडली आधे घंटे में तकरीबन 60 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। स्कूल 2 दिन बंद करे तो बंद करना पड़े तो बंद करेंगे, ऐसा भी सिंध गवर्नमेंट ने कहा है। तो सूरत हाल नाजुक जरूर है लेकिन अच्छी बात यह कि इदारे ऑलरेडी अलर्ट हैं और 15 जून तक बाकायदा तौर पर यह इम्कान मौजूद है कि खुदा न खास्ता साहिली इलाकों को इसका नुकसान हो सकता है, तेज बारिशें हो सकती हैं। आपको आगाह करते रहेंगे। वैसे ये भी अब रिपोर्टेडली है कि यहाँ पे पंजाब वगैरह के इलाकों में जो मानसून की बारिशें हैं वो भी अगले 2-3 दिन में होंगी। इसका कुछ इम्पैक्ट तो दूसरी जानिब जनाब इस वक्त मुल्क में एक के बाद एक आफत है, समुद्री तूफान है। सियासी सूरत हाल काबू में आके नहीं दे रही है। वो क्या है करेंगे आज की बड़ी खबर में। जनाब हम सियासी तूफान की बात कर रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहा। हर गुजरते दिन के साथ साथ मजीद जो कह लेना
बजट के बाद जो सियासत है वो तेजी उसमें देखने में आ रही है। हुकूमत की जो मुद्दत है वो 12 अगस्त को मुकम्मल हो रही है, जिसके बाद अक्टूबर या नवंबर में जनरल इलेक्शन होने हैं। मगर इंतखाबात के हवाले से इबाहम और शकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं। इत्तलात ये भी है कि जी मईशत की बेहतरी के लिए मुआशी इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। ये मुझे लगता है कि नाफिज हो चुकी है ऑलरेडी। इलेक्शन पर मजीद 6 माह के लिए जो है वो आगे चले जाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज तो इलेक्शन में तोसी से मुतल्लिक हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार हैं, जिस पर वो इजहार भी कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान ने भी वाजे किया कि इलेक्शन कब होंगे इस हवाले से फैसला पार्लियामेंट करेगी। बिल्कुल, कोई भी हुकूमत का वाज़े तौर पर जो मौक़िफ़ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इलेक्शन अक्टूबर में ज़रूर होंगे, ये भी ऐसी भी चहमगोइयाँ हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ फर्दर हम अगर बात करें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इज़ वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स दैट हैज़ हैपेंड इन पाकिस्तान। अपने ओहदेदारान का ऐलान कर चुकी है। अब्दुल अलीम खान को पार्टी का सदर बनाया गया है, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आमिर कियानी साहब जनरल सेक्रेटरी, जबकि जहांगीर खान तरीन साहब पेट्रोल इन चीफ और जमात के सरबराह हैं। जहांगीर तरीन तिब्बी मुआयने के लिए दूसरी जानिब तिब्बी मुआयने के लिए लंदन भी पहुंच चुके हैं, जहां वहाँ तिब्बी मुआयने के लिए गए हैं। लंदन में इलाज सबसे अच्छा होता है, हमारे सियासतदान जाते हैं, और पॉलिटिकली तो उसका कोई ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है। कोई मुलाकातें वैसे हाँ शेड्यूल्ड हैं उनकी, ऐसा भी आपको बता दें। नवाज शरीफ साहब के भी साथ तरीन साहब की मुलाकात मुतवक्के है, द मोस्ट एंटिसिपेटेड। और इतलात ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, आई थिंक अब हमें ये आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, ये ना वो पहले IPP वो बिजली फराहम करने वाले एक्चुअली मुझे ना अभी तक आदत नहीं हो पा रही बहुत सारी चीजों की, उसमें से ये IPP भी एक IPP जो है ना वो अब सामने आ गई है, और दूसरी जानिब IPP के रहनुमा भी सामने आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून और IPP आइंदा इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की कोशिश में मसरूफ है, बिकॉज IPP मींस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हैज अ स्ट्रांग बेस फ्रॉम साउथ पंजाब। साउथ पंजाब के काफ़ी लोग हैं, और तरीन साहब खुद भी चूंकि साउथ पंजाब के सियासी लीडर हैं, इसलिए उनको वहाँ से ज़्यादा उनका अच्छा प्ले ग्राउंड है वहाँ पे। नून लीग की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को इस्तेहकाम पाकिस्तान के पार्टी के क़याम पर ही एतराज़ है। वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार करेंगे, चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब PTI की जगह पंजाब में पीपल्स पार्टी देखना चाहते थे। वो कहते हैं ये IPP कहाँ से आ गई। खास तौर पर जनूबी पंजाब को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी जो IPP को जनूबी पंजाब में अपने लिए खतरा समझ रही है। वज़ीर आला सिंध जी सैयद मुराद अली शाह ने IPP पर तनकीद करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तेहकाम की अलामत है, नाम रखने से कुछ नहीं होता। दूसरी जानिब उन्होंने ये बयानबाजी भी आई कि आसिफ अली जरदारी आइंदा इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले वजीर आजम के तौर पर देखना चाहते हैं, मगर नून लीग का दावा है कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी और नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे। एक्चुअली में आई रियली वांट टू नो कि वजीर आजम कौन बनेगा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। आपको बताएंगे, आप प्लीज बता दें। चलिए जी, हमारे साथ सीनियर साथी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम मजीद जो है ना वो आगे क्या कहते हैं अपने तबसरे मजीद आपके सामने रख के इस पे बात करते हैं, जो कि PCP चेयरमैन के मामले पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने नजम सेठी को चेयरमैन PCP बनाने का फैसला कर लिया, जबकि आसिफ अली जरदारी से इसके ज़का अशरफ साहब को बनाइए। आपको पता है ज़का अशरफ साहब पहले भी रहे। खैर, इमरान मीर साहब, इससे पहले कि हम मजीद अपने ख्यालात का इजहार करें, हम नहीं चाहते ये जिम्मेदारी लेना, ये आपके तमाम कंधों पे डालते हैं। हम अपने नातमा कंधों से उतार के, आप कैसे ठीक ठाक है? सुबह खैर आपको। जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच। बात कर रहे थे जी जी अभी आप बात कर रहे थे IPPs की। जी भुट्टो साहब के दौर में ये जब IPPs बनी ना, तो ये प्राइवेट सेक्टर से बिजली लाने का वो प्रोग्राम था। तो मैं अभी कहता हूँ ये भी IPP जो है ना, अभी आप कह रहे थे कि ये नाम बिजली वाला, ये भी बिजली फ्राहम करेंगे। एनर्जी आ रही है, ठीक है। अच्छा, ना ये दोनों पार्टियों को ताकत देंगे। इधर से प्राइवेट सेक्टर से ना एक लॉन्च कर दी है, बिजली फ्राहम करेगी, क्योंकि वो असल में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इमरान साहब तो बड़ी डायरेक्ट बातें कर रहे हैं बिजली फराहम करने वाली, लेकिन स्टिल जी होप फॉर द बेस्ट। ये जो अभी ताजा तरीन सूरत हाल है, चलिए IPP की आपने बात की है। सबसे पहले तो चूंकि हमारी आपसे पहली डिस्कशन है इस हवाले से, आप किस तरह से देखते हैं ये जो नई पार्टी मारज़ वजूद में आई है, जिसके अंदर वो सब तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और अब वो इस नई पार्टी का हिस्सा है, और उनका जो एक मैंडेट है या उनका एक जो एक विजन है, हाउ डू यू सी इस पार्टी के कयाम को? वो एक मिसरा है ना, बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। वो हमारे यहाँ मसला ये है कि जो चीज मसले की जड़ है ना,
हम उसी की तरफ जाते हैं। देखें, मैं जाती तौर पे अब इतना अरसा हो गया देखते हुए सारे तमाशे, मतलब जवाहर का मार्शल भी देखा, बाद के अदवार भी देखे, 1.5-2 साल जमहूरी हुकूमतों का चलना देखा, फिर एक लंबा मार्शल देखा। तो हम ये सारे अदवार जब देखते हैं, उसको सारे को इकट्ठा मिला के देखते हैं। मैं जाती तौर पे किसी भी सियासी जमात के इस तरह से बनाने और इस तरह से मकबूल जमातों के तोड़ फोड़ का कायल ही नहीं हूँ, क्योंकि ये कभी भी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकती चीजें। लेकिन आपको भी पसंद नहीं होगा जब हम आम और फिर आम में कहते हैं ये लोटे हैं, एक जमात से निकले दूसरी जमात में, दूसरी जमात से निकले इशारा हुआ तीसरी छतरी पे जा बैठे। तो ये अच्छा साइन नहीं है, मुल्क के लिए भी अच्छा साइन नहीं है। देखें, जमात वो होनी चाहिए जिसकी अवाम के अंदर रूट्स हों, कोई भी हो। देखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो लेकिन मीर साहब, ये कतई कलामी की माजरत, ये जो लोटे की टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं और 80s की दिहाई के बाद यूजुअली ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुई, ये सिर्फ जो निचली सतह के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, MNAs होते हैं, उनके लिए क्यों होता है? उनको भी तो लोटा कहना चाहिए, जो कभी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाते हैं, जब उनको सपोर्ट नहीं मिलती फिर मुखालिफ हो जाते हैं और फिर बाहर बैठ के कहते हैं हमें सपोर्ट दो। तो वो भी तो लोटे ही हैं जो कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, कभी प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं अपने मफादात के लिए, चाहे वो बड़े कद के लीडर ही क्यों ना हो। उनको लोटा क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? बिल्कुल, हमारी बदकिस्मती ही यही है कि देखें, मैं इसीलिए मैंने तो बुनियाद पे जाके बात की कि 3 बड़ी पार्टियों की बात कर लें। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी पार्टियां हैं, ये रियलिटी है। पीपल्स पार्टी एक जमात थी इससे पहले पुरानी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब एक यंग एमर्जिंग लीडर के तौर पर उभरे, उन्होंने अपने पीछे लोगों को काफी कायल किया और उनके पीछे लोग आए और हमने देखा भी तो बेनजीर साहब के मुकाबले में जब उन्होंने कंटेस्ट किया तो एक दफा वजीर आला पंजाब बने, फिर वो सेंटर में आए, फिर जब हुकूमत तोड़ी गई तो फिर एक दफा इतनी मकबूलियत उनको मिली तो वो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आए और 2 तिहाई अक्सरियत के बाद ही फिर ये 99 में मार्शल लगा। अच्छा, उसके बाद अब इमरान खान साहब की जमात जो है वो इमर्ज करती है। मुसीबत यही है कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो और तरह से बात करते हैं, जब अपोजिशन में आते हैं तो इनकी तवक्कुआत और होती हैं। जब अपोजिशन में बैठे होते हैं, चाहे खान साहब हो चाहे नवाज शरीफ साहब हो, ये चाहते हैं कि वोट को इज्जत दी जाए, हमें उसी तरह से गिरबानों से ना पकड़ा जाए, अदालतों से इंसाफ मिले। लेकिन जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ना ये अदालतों से इंसाफ लाने की तगदो करते हैं, ना उस सिस्टम को बदलते हैं, ना वोट को इज्जत दो वाला सिस्टम बदलते हैं। ये चाहते हैं कि हर इदारे में हर जगह पे अपने बंदे जो फिट करने की बीमारी है ना हमारे बड़े सियासी लोगों को, ये इस मुल्क को ले डूबी है। ये इसका नतीजा कहीं नहीं। देखिए, जो लोग वोट को इज्जत दो की बात करते थे, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, वो ट्रेन उनको मिली, उन्होंने कहा चाहे छूट ना जाए, उन्होंने कहा फौरन वो वोट चढ़ गए फौरन जाके। अब वो मजे ले रहे हैं। और जो लोग कभी इक़्तिदार में थे और जो शायद उनके ख्याल में था कि ये इक़्तिदार खत्म नहीं होना, वो खत्म हुआ, तो उसी अदालतों से वो ना। और इलेक्शन के तो कोई इरादे नहीं है। इसमें मौलाना फजल रहमान हो या आसिफ अली जरदारी हो, सबकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं जी जब मैं चाहूँगा तब इलेक्शन होंगे। मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट फैसला करेगी। फैसला कौन करेगा कि ये जनरल इलेक्शन कब होने हैं? ये तौसी की वजह से तौसी होगी इनमें या ये टाइम पे होंगे? हाउ डू यू कमेंट ऑन दैट? मेरा ख्याल है अब तो आप भी इतने लोग साधे नहीं रहे, अब तो ये इस सवाल का जवाब तो आप लोग हमने बॉल आपकी कोर्ट में फेंका कि आप कुछ बोलेंगे। नहीं, आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान फैसला करेंगे, आपको लगता है नवाज शरीफ फैसला करेंगे, आपको लगता है जरदारी साहब फैसला करेंगे। जाहिर है ये फैसला वही करेंगे जो करते हैं हमेशा, जिन्होंने ये पार्टियां बनाई, जिन्होंने ये पार्टियां तोड़ी। आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं इमरान मीर साहब? मैं उसी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल उसी इलेक्शन कमीशन की बात भी ना कहा और कह भी गए। ठीक है, नहीं उसी अगर उधर हम यही बात कर लें कि चलें एस्टैब्लिशमेंट ने अगर डिसीजन लेना है और बाकी फैक्टर्स को साथ मिला के, करंटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो PDM है, ये जारी बात है इनके साथ एक सिंक्रोनाइजेशन मौजूद है उनकी, तो उनको भी फिल वक्त व्हाट डू यू थिंक बीइंग जर्नलिस्ट, नहीं लगता आपको कि इलेक्शंस वो भी करवाना चाहेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्योंकि जहाँ तक माशी इमरजेंसी की बात है, अगर वो सेक ऑफ इलेक्शन डिले है तो वो तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर मईशत की हम हालत देखें तो वो तो यकीनी तौर पे मीर साहब कुछ अच्छी नहीं है कि हम कहें कि बड़ा कुछ अच्छा चल रहा है और हम इलेक्शन पे जाएं ऑल दैट। जी बिल्कुल, ये तो देखिए काफी देर से है ना, ये चीजें तो हर दौर में चलती हैं सारी चीजें, लेकिन इलेक्शन तो देखिए तब होंगे जब इस चीज का यकीन हासिल कर लिया जाएगा कि इसके नताइज क्या होंगे, नताइज काबू में होंगे, कंट्रोल में होंगे चीजें। देखिए मुझे लगता ये है कि ये सारे प्रोसेस में हमने
जो जमहूरियत का रास्ता कुछ ना कुछ हम ट्रैक पे आते हैं, कुछ ना कुछ उसमें गेन करते हैं, उसको वापस डीरेल कर देते हैं। देखिए हमारे उसमें अपने सियासतदानों की नालायकियां भी शामिल है, मतलब इनको इससे बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्या इनको समझ नहीं आती? मैं समझता हूँ कि इनसे ज्यादा समझदार तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी कि जब उनको ये समझ में आई तो उस वक्त ये, हालांकि आपस में एक हुकूमत अपनी गंवा चुके थे उस वक्त, जब 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो बड़ी कम अक्सरियत के साथ प्राइम मिनिस्टर बनी। उसके बाद फिर 90 में देखें चली कितनी देर गवर्नमेंट, उस वक्त एक 58(2) की शिक होती थी आइन में, उस वक्त डायरेक्ट नहीं होती थी, निजाम तब भी हाइब्रिड ही था कि पीछे से वो सदर साहब को एक रखा था हथौड़ा देके, वो हथौड़ा देके तो कितने 18 माह के बाद क्या होता है, 18 माह 1.5 साल, और फिर वही जब 58(2) भी गई तो फिर वो फिर कुछ जुडिशरी के कुछ एलिमेंट्स को बतौर 58(2) भी इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा इमरान साहब टाइम कम है, ये जो चेयरमैन पीसीबी का मामला है मैं जरा इस पे भी आपकी राय चाहता हूँ। ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन बन रहा है अब बिटवीन टू मेजर एलाइज इन पीडीएम गवर्नमेंट। आप इसको कैसे देख रहे हैं जी, ज़का अशरफ वर्सेस नजम सेठी? अच्छा, ये आपने बात की पीडीएम की दो बड़ी जमातों के दरमियान। देखें जो ही जब इनके सर से तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का जो वो फियर फैक्टर था ना, इनके सर से उतरेगा ना, तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा क्योंकि दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। इन्होंने दोनों ने उसी केक पीस में से शेयर लेना है। तो जब वो उस केक पीस में से जब इन्होंने शेयर लेना है तो जाहिर है इनकी लड़ाई होगी, इनकी ख्वाहिश होगी कि मैं ज्यादा केक पीस बड़ा लूं, दूसरे की ख्वाहिश होगी कि मेरी लूं। ये ज़का अशरफ वाली या पीसीबी वाली तो छोटा सा, देखें आपने अपने लोगों को जिनसे वादे वही किए होते हैं, जिनको नवाजना होता है, जिन्होंने आपके लिए खदमात अंजाम दी होती हैं, तो हर पार्टी अपने लोगों को, उस तरह के लोगों को लेके आती है। और फिर हमारे यहाँ ये मुझे कहने में भी आ रही है कि हमारे यहाँ हर इदारा कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया है, कहीं ना कहीं ऐसे इदारों में जहाँ फाइनेंसेस के मामलात खुले डुले होते हैं, फाइनेंसेस आते हैं खुले डुले, तो वहां पर फिर बहुत सारे लोगों को नीचे नीचे नवाजा जाता है। मैं बदकिस्मती से मुझे टीवी का भी न्यूज का जब हेड होने का रहा 2009-10 में, तो वहां भी मैंने देखा छोटी सी एंटिटी थी तो बेशुमार लोग जो थे, सियासी कारकुन जो थे, वो जर्नलिस्टों के रूप में वहां पे पेरोल पे भर्ती किए होते थे। तो ये बड़ा ही तकलीफ दे है, हम इदारों के अंदर बर्बाद किया हम लोगों ने खुद ही। सियासी जमातें, हम सियासी जमातों के लीडर्स, हम इसके जिम्मेदार हैं सारी तबाही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच इमरान मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें दिया और इस मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है जी उसमें अपना तज्जिया दे रहे थे इमरान मीर साहब। उनके मुताबिक फ़िलहाल तो अभी कुछ हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है और जो सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं, जब तक इनके ऊपर अपोजिशन की एक तलवार मंडला रही थी, आपस में यूनाइटेड थे। अब ऑब्वियसली एक फियर फैक्टर ख़त्म हुआ है तो इनकी आपस में लड़ाई भी हो सकती है। देखता है वैसे क्या राजा रियाज का कोई प्रेशर नहीं है आपके ख्याल में? अपोजिशन लीडर है वो, मैंने थोड़ी कहा है प्रेशर फियर फैक्टर नहीं, वो फियर फैक्टर नहीं है, वो देयर इज समथिंग एल्स। खैर जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करते हैं कि वॉचिंग एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सप्रेसो हीरोज से वंस अगेन। हुंजा की दो ट्विंस बहनें हैं जिन्होंने हाल ही में होने वाली नेशनल गेम्स में वुशु गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। मनीषा ने 70 केजी में जबकि मलिया ने 65 केजी में सोने का मेडल अपने नाम किया। हुंजा से इनका ताल्लुक है और जैसा कि ये ज़मीन खुद ही बताती है कि यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी लोग ऐसे उन्हें मंजर आम पे लाया जाए। सो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जी दोनों दीज माउंटेन ट्विन फाइटर्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, ज़बरदस्त ट्रेनिंग करती हैं और इनका कहना है कि हम मार्शल आर्ट्स के साथ दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। नॉट जस्ट वुशु, ताइक्वांडो के अंदर भी बेहतरीन इनका खेल है और फर्दर डिटेल हमने इन्हीं से पूछनी है। सो बोथ ऑफ देम आर विद अस राइट नाउ। बिल्कुल, हुंजा अलीबाद से इनका ताल्लुक है और इस वक्त हमारे साथ माउंटेन ट्विन फाइटर्स मौजूद हैं, मलिहा एंड मनी। खुश आमदीद, कैसी हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम जरा इस वुशु के हवाले से आपसे पूछेंगे। टाइक्वांडो का तो हम सबको आइडिया है, ये स्पोर्ट के हवाले से मनीषा आप बताएं ताकि फिर हम फर्दर पूछें कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं इनमें। बेसिकली वुशु एक ऐसी गेम है जिसमें बॉक्सिंग आ जाती है, थ्रोज आ जाती हैं
और उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि आप थ्रो करने के बाद बंदे को नहीं मार सकते, नीचे ग्राउंड पे गिराने के बाद। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि इसका एक प्रॉपर रिंग बना होता है। अगर आप फाइटर को 3 दफ़ा या 2 दफ़ा रिंग आउट कर दें तो वो फर्स्ट मैच उधर ही ख़त्म हो जाता है, फिर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली वुशु जो है कंसिस्ट करता है 2 राउंड्स पे। अगर उन दोनों राउंड्स में एक प्लेयर इक्वली हो जाता है, ओपोनेंट और सामने वाला बंदा इक्वल हो जाता है, तो फिर थर्ड राउंड होता है। अगर थर्ड राउंड में भी इक्वल हो जाता है तो फिर ओपोनेंट्स के वेट कराते हैं, वेट कैटेगरी में जिसका कम निकलता है फिर वो विनर होता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा मलिहा, ये बताएं, आप दोनों ऑब्वियसली काफ़ी अरसे से टाइकोंडो उसमें करी हैं, कितना टाइम हुआ है, आपका ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? और हुंजा से तो माशाल्लाह लड़कियां इतना ज़बरदस्त स्पोर्ट्स के अंदर नाम कर रही हैं। वैसे बचपन से ही हम दोनों जब लड़कियां या बच्चे गुड्डा गुड्डी से खेलते थे, हम बचपन से ही डेयरिंग थे, तब से हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद जब हुंजा में पहली बार एक क्लब खुला था, वो सिर्फ लड़कों के लिए था, लेकिन हमने उन कोचेस से इंसिस्ट किया कि हमें भी इस क्लब में आप ज्वाइन करने का मौका लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते, लड़कों के साथ। फिर उसके बाद हमने वो क्लब ज्वाइन किया। फिर ट्रेनिंग करते करते हमें नहीं पता चला कि कब हमारा शौक पैशन में बदल गया, और 2015 में हमने अपना फर्स्ट नेशनल खेला टाइक्वांडो का इस्लामाबाद में, और फर्स्ट टाइम हमने आर्मी के साथ compete किया। और उस इवेंट में हम दोनों ने ब्राउन्ज मेडल लिया था, और वो हमारा फर्स्ट एवर नेशनल था। ओह लवली। और इंटरनेशनली भी आप लोगों ने किया, खेले? अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हम लोग रशिया गए थे टाइक्वांडो की ट्रेनिंग के लिए, और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान में एशियन ओपन टाइक्वांडो चैंपियनशिप हुआ था, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था और पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। ज़बरदस्त। सो मनीषा, ये बताएं ट्रेनिंग कैसी होती है आप लोगों की? जैसे आपने शुरू में अभी हमें मलिया बता रही थी कि आप लोगों ने स्टार्ट में क्लब ज्वाइन किया, लड़कों के साथ आप ट्रेनिंग करते थे। अब आपकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से आप बताओ, और किस तरह की ट्रेनिंग होती है स्ट्रेंथ वाइज? मार्शल आर्ट एक ऐसा गेम है जिसमें रफ एंड टफ ट्रेनिंग होती है, नो डाउट। तो अभी हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग कराते हैं, हमारे कोचेस, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दिया गया है हमें। स्ट्रेंथनिंग लाहौर के रीजन यूनिवर्सिटी में हमारे कोच सर आरिफ होते हैं, वो हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। वो हमें स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग अलग से कराते हैं, तो हाई इंटेंस वाली ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी बस टेक्निकल ट्रेनिंग हमें और चाहिए, जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे compete करने के लिए हमें टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल ट्रेनिंग अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे कोचेस भी बहुत सपोर्ट। और इसके लिए रिसोर्सेज कैसे मैनेज होते हैं? आप लोग खुद करते हो, कोई फेडरेशन है या यूनिवर्सिटी सपोर्ट है, कैसे होता है? अभी तो हम अपने इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप्स के लिए स्पॉन्सर्स देख रहे हैं। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट करती है, और HEC टीम को हम नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर वो हमारी एजुकेशन का सारा कुछ HEC उठा लेती है। तो जी, लेकिन एथलीट्स को एक अच्छे स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है। अभी हम लोग अपकमिंग इंटरनेशनल टूर्स के लिए देख रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग कैंप्स के लिए। तो अगर हमें कोई अच्छी स्पॉन्सर मिले तो हम लोग इंटरनेशनली इवन वेकेशंस पे भी जाकर हम लोग वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेशनली compete करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन। ज़बरदस्त। वैसे मलिहा एंड मनीषा, यू आर सो राइट। हमारे पास जितने भी प्लेयर्स आते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर से, स्पॉन्सर से, कि इन प्लेयर्स को आप ज़रूर चांस दिया करें। ये अपने तौर पे तो खेलते हैं ही, अगर आप किसी एक प्लेयर को ऑन कर लेंगे तो उसके लिए उसके आगे का जो जर्नी है वो आसान हो जाएगा। सो मलिहा, आपस में दोनों जब ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आपस में पंचेस का तबादला होता है कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ को चेक किया जाए कि दोनों बहनें कितनी स्ट्रेंथ वाली हैं? बिल्कुल। बीइंग ट्विंस, हम लोग मेट के बाहर ट्विंस हैं, लेकिन मेट के अंदर परफेक्ट ट्रेनिंग पार्टनर्स और ओपोनेंट्स हैं। हम एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट ट्रेनिंग करते हैं। जब मैं ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ही ट्रेनिंग करते हैं। मतलब अगर पंच जोर से लगती है, जब एक ये मुझे मारती है तो फिर 2 मैं इसे मारती हूँ। अच्छा, अगर घर में लड़ाई हुई है तो चलो आओ रिंग में चले। हाँ, बस रिंग में वो सारा हम बराबर करते हैं। तो खामोश हो जाती हैं, देन जब रिंग में जाती हैं तो फिर कहती है अच्छा तुमने मुझे ये कहा था। सही है। ओके, दैट्स फेयर। तो आप ये जो इंटरनेशनली अभी आप कह रहे हो कि हमने जाना है, कौन कौन से टूर्नामेंट हैं जिनको आप यू लुकिंग फॉरवर्ड के वहाँ पे हम लोगों ने जाना है, आप बताना चाहो या आप बताना चाहो?
अभी एशियन गेम्स भी आ रही हैं और वर्ल्ड इंटर यूनिवर्सिटी भी आ रही है, तो इसके लिए हमें टेक्निकल ट्रेनिंग कैंप्स की ज़रूरत है। आप लोग तो रजिस्टर्ड हैं उसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा। ओके, जबरदस्त। अच्छा, अब ये बताएं कि हुंजा के अंदर ऑब्वियसली आप दोनों का ताल्लुक हुंजा से है, आप सपोर्ट कितनी है आपकी फैमिली की, आपकी कम्युनिटी की? ऑब्वियसली आप में से बहुत सारी लड़कियां आती हैं, कुछ को सपोर्ट होती है, कुछ को नहीं होती, बट वो एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म करती हैं। सो आप अपने सपोर्ट सिस्टम के हवाले से बताओ। हमारी हुंजा में हमारी कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करती है लड़कियों को या लड़कों को, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, एजुकेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह हुंजा की लिटरेसी रेट आप लोगों को पता होगा 99% है, तो एजुकेशन में भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे वहाँ पर जी। जब हम लोगों ने पहली शुरुआत ली थी तब हमें थोड़ा सा मसला हुआ था, सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन हुई थी, क्योंकि ये एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो लड़के ज़्यादा खेलते हैं, लड़कियाँ बहुत कम। तो फिर विद द टाइम जब हम लोगों ने आउटपुट दिया उनको अचीवमेंट्स के फॉर्म में, तो उनको भी सेटिस्फेक्शन हुई कि जी ये कुछ कर सकती हैं। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी फैमिली सब हमें बहुत सपोर्ट करते अच्छा, हैं। मैं यही सोच रहा था कि ये कोई मशहूर बहुत खेल तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हम लोगों को तो बहुत से लोगों को नाम भी नहीं पता और टाइप भी नहीं पता कि कैसे खेला जाता है। तो ये किसने आपके माइंड में डाला कि आपने ये खेलना है, या वैसे खेलते हुए देखा है, टेलीविजन पे कुछ देखा, कहाँ से कि हमने इसको इंटरनेशनली खेलना है या नेशनली लेके जाना है? हमारे बड़े भाई हु सर्व हिज लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी, उसे मार्शल आर्ट्स का बहुत What's his शौक name? था। हिज नेम इज़ शहजाद, जो शहीद हो गए हैं। अच्छा। तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वो हमारी इंस्पिरेशन है मार्शल आर्ट्स के लिए। ओके ओके, तो वहीं से आपने फिर किया। बचपन तो अब ये भी हमें बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग, इसके लिए मेनली क्या रिसोर्सेज चाहिए या कोचेस आपको आप समझती हैं कि बाहर के हो तो वो अच्छा ट्रेन कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं टू बी बेटर इन योर गेम? ताइक्वांडो और वुशु दोनों ही गेम एक ऐसे गेम्स हैं जो टेक्निकल बहुत होती हैं। ताइक्वांडो सेंसर बेस्ड गेम होता है जिसमें हम सेंसर यूज़ करते हैं, अगर हमारा सेंसर जाके ओपोनेंट के सेंसर को टच होता है तब हमारा पॉइंट निकलता है। ओके। तो इसमें न सिर्फ एक प्लेयर को टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है बल्कि एक कोच को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनका कमाल नहीं होता, उनके कोचेस बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारा कहना ये और हमारा पर्सनल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के जितने भी कोचेस हैं उनको अच्छी टेक्निकल ट्रेनिंग करवानी चाहिए और प्लेयर्स को अच्छी ट्रेनिंग करानी चाहिए। एक अच्छे प्लेयर के तो अभी पीछे एक आपकी अच्छा जो कोच लोकल होता है। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी कोई सपोर्ट ऐसा नहीं है आपके लिए? जी अभी तक तो हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हम लोग पर्सनली करते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ा हमें हेल्प करती है। तो हमारा अपना पैशन है तो हम इसके लिए अपना पर्सनली ज़्यादा करते हैं। पर्सन ज्यादा करते हो, स्टेट उस तरह से हेल्प नहीं करती है। अच्छा, अब एज यूजुअल हेल्प नहीं करती। एज यूजुअल वैसे जी, जितने भी एथलीट यहाँ पे आते हैं उनकी कंप्लेन कहीं ना कहीं ये होती है कि या तो वो अपने ओन पे कर रहे होते हैं या उनकी यूनिवर्सिटी या कोई फेडरेशन अगर अच्छी स्ट्रांग है तो वो कर देती है। सो अच्छा, अब मैं ज़रूर चाहूँगी इन द एंड बहुत सारी लड़कियाँ इस वक्त आपको यंग देख रही होंगी जो आपसे इंस्पिरेशन भी ले रही होंगी। सो कुछ भी कहना चाहो मलिया, हम आपसे स्टार्ट करेंगे अपने पैशन को लेके, अपने स्पोर्ट को लेके, और अपना अगर आप कुछ सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हो एज अ सपोर्ट वो भी आप कुछ कहना चाहो। हर लड़की को जो मुझे देख रही है, न सिर्फ लड़की को बल्कि लड़कों को भी, ड्रीम, बिलीव एंड रीच द स्काई। अगर किसी चीज़ में आप लोग फेल होते हो तो उसमें ख़ुद को रिग्रेट फील ना करें, बल्कि उन्हीं मिस्टेक से आप लोग सीखोगे, क्योंकि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। लवली लवली, कुछ भी कहना चाहो मनीषा? और मेरा ये मैसेज है सबको कि स्टे कंसिस्टेंट और अपने गोल्स पर फोकस रहो। डजेंट मैटर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाती हैं, इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी, लेकिन आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिलीव। और पेरेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हर फील्ड में सपोर्ट करें। एक दिन वो आपका नाम रोशन करेंगे, न सिर्फ आपका बल्कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। Like you guys are doing. Yes, amazing. All the best. Thank you very much for joining us, and I'm sure कि अगर आपने अपने भाई को देख के खेलना शुरू किया, he must be very proud of you guys. आज देखकर आपको बहुत खुश होंगे। और इसी तरह से भी भाई वो लाइफ नहीं होती जिसमें गोल्स नहीं होते। तो गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पहले छोटे फिर बड़े और फिर उनको अचीव करना, और ना अचीव करने पे मायूस ना होना इज अनदर की टू सक्सेस। वंस अगेन थैंकिंग दीज माउंटेन ट्विन फाइटर्स जो कि हमारे साथ मौजूद थी। वी बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा, और इन फर्दर अगर कोई टाइटल आप जीते तो हम आपको जरूर बुलाएंगे, ठीक है? हमने दोबारा आना। और हो सकता है हम आपके पास भी आ जाएं। हम भी आ सकते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं अब सुरों के बादशाह, शहनशाह गजल, जिन्हें लता मंगेशकर ने सुरों का भगवान भी कहा, मेहदी हसन साहब की बात करें हम। आज उनके मद्दाह यानी कि हम लोग उनकी 11वीं बरसी मना रहे हैं। दुनिया गजल के शहनशाह मेहदी हसन साहब 18 जुलाई 1927 भारतीय रियासत राजस्थान लूना में पैदा हुए। मेहदी हसन ने 1956 में रेडियो पाकिस्तान से अपनी गायकी का आगाज किया। मेहदी हसन साहब को हम याद कर रहे थे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि हम आपको कुछ नॉर्दर्न एरियाज की मजीद सैर कराएं, कुछ थोड़ा सा आपको क्रिकेट के बारे में बताते चलते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारने के बाद तमाम भारतीय क्रिकेटर्स को एक और तोहफा मिला। वो तोहफा ये था कि बेचारे मैच फीस से भी महरूम हो गए। अब आप कहेंगे कैसे? तो वैसे कि मैच रेफरी ने दोनों टीमों पर भारी जुर्माने आयद कर दिए और इसकी वजह थी स्लो ओवर रेट। बिल्कुल, भारत को 209 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया इस क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन तो बना। इस चैंपियनशिप का तमाम आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम भी बन गई इस तरह ऑस्ट्रेलिया, जिसने सब टूर्नामेंट जीत रखे हैं। दूसरी जानिब ये जो स्लो ओवर रेट का मामला था, इस पर मैच रेफरी ने तमाम भारतीय क्रिकेटर्स को पूरी मैच फीस, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को मैच फीस का 80% जुर्माना आयद किया। और दूसरी जानिब भारतीय ओपनर शबन गिल, उनको आउट देने के फैसले पर जो एहतजाज था जी, वो महंगा पड़ गया और उनको मैच फीसद का मजीद 15% मतलब कुछ बचा नहीं उनके पास। अम्मा अब्बा ने भेजा था बच्चा कमा के लाएगा, बच्चा उल्टा 15% और दे के आ रहा है। तो ये गिल साहब के साथ हो गया जी। इंटरेस्टिंग खबर है। खैर, हमने आपको बताया था 209 रन से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था और भारत जो कि चौधराहट के ख्वाब देख रहा था इन टेस्ट क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं, किंग इज स्टिल देयर, सो दे डिड इट, और इस तरीके से इंडिया हार गया था। और अब उनको फीस भी नहीं मिली बेचारी, 5 दिन खिला के फीस भी नहीं दी। खैर जी, आगे बात करें हम थोड़ा मजीद, तो आयरलैंड के हैरी टेक्टर ने बाबर आजम और बांग्लादेश के नजमुल हसन को मात दे दी है। प्लेयर ऑफ द मंथ का मुकाबला था, हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था। बाबर आजम वाज वन ऑफ द नॉमिनीज। आयरलैंड के जो क्रिकेटर है हैरी टेक्टर, इन्होंने बाबर आजम की मौजूदगी में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अवार्ड जीते हैं। दिस अ बिग थिंग फॉर हिम, बिकॉज आयरलैंड की टीम को बहुत मेन स्ट्रीम टीम तो नहीं है, लेकिन एक सर्टन टाइम के अंदर स्टैट्स काउंट होते हैं, तो इसलिए वो बाजी ले गए। मई में बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड हासिल किया उन्होंने। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारने के बावजूद 206 रन इन्होंने स्कोर किए थे। और खवातीन में जो थाईलैंड की स्पिनर हैं पछा वांग, आई होप मैं सही नाम ले रहा हूँ इनका, बस ले लिया। हाँ, उनको भी ये प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है और उन्होंने 4 T20 मैचेस में 11 विकेटें उड़ाई थी। सो एज अ बॉलर आई थिंक शी गॉट द अवार्ड। अरे ये खबरें हमने आपको दे दी, अब हम आपको स्कर्दू से खबरें देंगे। और टूरिस्ट पुलिस के बारे में बात करेंगे। टूरिस्ट पुलिस के हवाले से वकार अहमद मलिक जो है, हमारा सेगमेंट है सफर शर्त, उसमें बता रहे हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट। सियाहत के फ़रोग़ के लिए एक मखसूस सियाहती कल्चर की ज़रूरत होती है। गिलगित बल्तिस्तान इस लिहाज से पाकिस्तान का मुनफरिद सूबा है कि यहाँ ये सियाहती सकाफत नज़र आती है। ये सियाहती रंग आपको हुकूमती इदारों की सतह पर भी नज़र आते हैं और यही रंग आपको मकामी कम्युनिटी की सतह पर भी दिखाई देते हैं। हो सकता है कि पुलिस की वर्दी में मलबूस कोई आदमी आपके लिए खौफ का बायस बनता हो, लेकिन ये कैसी अजीब बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस को देखकर सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट पुलिस एक शानदार इक़दाम है। ये पुलिस आपको कराकोरम हाईवे और स्कर्दू रोड पर हर 20 से 25 किलोमीटर बाद दिखाई देती है। इन पुलिस वालों का मकसद सयाहों का ख्याल रखना है। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है या आपको सेहत का कोई मसला दरपेश है, यहाँ तक कि अगर आपको किसी सियाहती मकाम के हवाले से मालूमात चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट पुलिस आपके लिए मददगार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और मैं इस वक्त स्कर्दू रोड पे हूं और कराकोरम की कहानियां हैं, उनका एक सिलसिला है और वो मुसाफिर को मिलती रहती हैं। दिलचस्प किरदार मिलते रहते हैं, खूबसूरत किरदार मिलते रहते हैं। और इस वक्त मेरे साथ टूरिस्ट पुलिस खड़ी है। आप ये बताएं कि जो टूरिस्ट पुलिस है स्कर्दू रोड पे किस किस जगह पे, मतलब जो स्कर्दू आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनको ज़रा मालूमात होनी चाहिए कि ये पूरी स्कर्दू रोड पे कहाँ कहाँ पे टूरिस्ट पुलिस होती है।
कि हमारा जो इस रूट पे 20 किलोमीटर के फासले पे हमारा मोबाइल गाड़ी होता है और इसी अहाते के इसी हुदूद में हमारा ड्यूटी होता है और टूरिस्ट जब भी आते हैं तो इनके लिए हम हेल्प के लिए 24 घंटा हम इधर तैयार है। जो भी एक्सीडेंट या कोई भी हादसा पेश आया तो हम 24 घंटा इसी हुदूद में हम अपना ड्यूटी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारा काम है जो टूरिस्ट बाहर से तशरीफ़ लाते हैं तो इनके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा रोड का इंतज़ाम करना है। जो भी टूरिस्ट के जो अच्छे टूरिज़म के जो जगह हैं उनको इंतज़ाम करना है, इसीलिए हम इधर ड्यूटी पे हम खड़े हैं। आप ना सिर्फ ये कि उनकी हेल्प करते हैं बल्कि टूरिस्ट को ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं अच्छी जगहों की हवाले से कि कौन कौन सी जगह अच्छी हैं और इस हवाले से वो इन्फॉर्मेशन भी आप देते हैं। जी, हर जगह पे हमारा वो फोर्स के बंदे हर जगह पे भी होता है और जो भी सरगाह है उस पे हमारे से आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप ये बताएं कितने किलोमीटर बाद आपकी होती है? इधर 20 किलोमीटर के अंदर जो है ना हमारा गाड़ियाँ खड़े होते हैं। जहाँ भी हादसा हो या एक्सीडेंट हो या कोई किसी को परेशानी हो तो हम फौरी तौर पर यहाँ से इतला है हम फौरी तौर पे हम पहुँच जाते हैं। हेल्थ का कोई इशू हो जाता है खुदा न खास्ता तो उस हवाले से भी आप तो इधर कोई इशू हो गया तो आगे गिलगित या जुगलोट हम हमारे टूरिस्ट पुलिस वालों से रब्ता करके हम उनकी जो है ना काम जो है ना हम हल करते हैं। तो ये बताएं कि ये जो टूरिस्ट के रवैये हैं स्पेशली ड्राइविंग के, क्योंकि स्कर्दू रोड जो है वो बहुत अच्छी बन गई है लेकिन मैंने देखा है कि बड़ी तेज़ ड्राइविंग होती है, तो इस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी, इस हवाले से हम जो भी टूरिस्ट से जो मिलते हैं तो रोड पे मिलते हैं तो हम उनको रुकवा के रोड के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि इधर हर जगह 5 मिनट के बाद रोड का कोई पता नहीं चलता है, मोड़ आते हैं। इसीलिए हम उस रोड के बारे में जो भी टूरिस्ट आते हैं हम इनको इन्फॉर्म करते हैं नाका लगा के। ज़बरदस्त, बहुत एहतियात के साथ स्कर्दू रोड पे सफ़र करना चाहिए। स्कर्दू रोड जो है वो बहुत अच्छी बन गई है लेकिन अभी तक हमारी जो नफ्सियात है जो कि हम मतलब एक अच्छी रोड देखने के बाद जो एक बहुत तेज़ ड्राइव करते हैं तो यहाँ की जो सड़क है उसके अपना एक मामला है। आप बहुत ज़्यादा अगर तेज़ ड्राइव करेंगे और स्पेशली ब्लाइंड जो मोड़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से स्कर्दू रोड ख़तरनाक भी है। लेकिन जो इसमें खुशगवार बात है, बहुत ही खुशगवार, वो यहाँ की टूरिस्ट पुलिस है जो कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आपको मिलेगी और इसी तरह स्कर्दू रोड पे मिलेगी। खुदा न खास्ता आपको किसी भी किस्म की किसी तरह की भी कोई परेशानी होती है तो हर 20 किलोमीटर के बाद आपको ये टूरिस्ट पुलिस भी मिलेगी और ये पेट्रोलिंग करते हुए भी मिलेंगे। तो इस हवाले से आप इनसे हेल्प तलब कर सकते हैं, वो चाहे हेल्थ का इशू है, चाहे मैकेनिक का, गाड़ी का, किसी तरह का भी इशू है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के रवैयों से हमारे दूसरे सूबों की पुलिस बहुत कुछ सीख सकती है। मोहब्बत और एहतराम से गुफ्तगू करने वाली ये पुलिस इस कदर फ़र्ज शनास और अपने शोबे में इस कदर महारत रखती है कि गिलगित बल्तिस्तान में जराइम की शरह सबसे कम है। आप जब भी गिलगित बल्तिस्तान जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट पुलिस के पास खड़े होकर ज़रूर गपशप करें, और क्यों ना करें, यह हमारे मुल्क के लिए एक मुस्बत शोहरत का सबब बन रहे हैं। So we are back with the latest update about समंदरी तूफान बाइपरजॉय जिसकी अलसुब भी हमने बात की थी। इस वक्त जानना है हमने कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान की जानिब इसका जो फासला है वक्त के साथ वो मज़ीद कम हो रहा है, ख़तरात अब भी मौजूद हैं। कराची से सिर्फ 550 किलोमीटर दूर था, देन रिपोर्टेडली अब जो रिसेंट अपडेट है इट्स अबाउट 470 और अब तक जब हम बात करें हमला आई थिंक इट विल बी 450 समहाउ। अच्छा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ये 10 से 12 किलोमीटर तय कर रहा है। सो और माड़ा से भी इसका फासला अब तक मौजूद है और उम्मीद ये की जा रही कि जब ये टकराता है साहिल से तो उसके बाद तेज़ बारिशें हो सकती हैं, मौसम तब्दील हो सकता है। 15 जून को इसका रुख तब्दील हो सकता है, एज वी सेड केटी बंदर और भारतीय गुजरात को क्रॉस करेगा। इसी हवाले से हमने ये जानना है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, चूँकि जो मकामी हुकूमत है उसने अलर्ट भी जारी कर दिया है, तुग़यानी के पेश नज़र इदारे अलर्ट हैं और समंदर जाने वाले जितने रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। माहीगीरों को भी, और हमने भी अपील की थी कि वो समंदर में न जाए। बिल्कुल 17 जून तक समंदर में जाने से उनको रोका गया। इसी हवाले से ताज़ा तरीन
सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है अभी वेदर वाइज। आफ्ताब खान साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, प्लीज़ हमें इससे आगाह कीजिएगा। ये जो बायपोजोय है, इसकी जो साहिल समंदर से जो फासला है उसके हवाले से, और इसका जो कराची के या ओवरऑल सिंध के वेदर के ऊपर जो इम्पैक्ट है उस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी ताज़ा तरीन जो अलामिया बल्कि अलर्ट जो जारी किए गए, 15वां अलर्ट है इस तूफ़ान के मुतालिक महकमा मौसमियात की जानिब से। और इसमें गुज़श्ता शब की अगर हम बात करते हैं तो ये कराची से इसका फासला था 550 किलोमीटर, लेकिन एक ही रात में यानी 8 घंटे में इसने 80 किलोमीटर जो है फासला कम किया और अब ये 470 किलोमीटर के फासले पर कराची के जुनूब में मौजूद है। और ये ग्रेजुअली जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहा है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान जो इसका जो रुख रहा है वो शुमाल की जानिब रहा है और 14 जून की सुबह तक जो है वो ये इसी तरह इस सिमत बरकरार रहेगा। उसके बाद ये रिकर्व होगा और जब ये सिमत चेंज करेगा तो उसके बाद जो है ये शुमाल मशरिकी, जिसमें हमारा बदीन और केटी बंदर और ये सारे इलाके शामिल, और उसके अलावा भारतीय गुजरात, तो उसकी जानिब रुख करेगा। तो अब तक की पेशगोई तो ये है कि ये भारतीय गुजरात और इसके अलावा केटी बंदर को जो है वो 15 जून की सपहर जो है ये क्रॉस करेगा, अबूर करेगा। और इसके अलावा कराची की अगर हम बात करें तो बराह रास्त जो है तूफ़ान के तसादुम या इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा संगीन नौइयत के जो असरात है वो तो मुरतब नहीं होंगे। अलबत्ता बारिशों की शक्ल में, आंधी की शक्ल में जो है वो कराची पर ज़रूर जो है वो इसके असरात नमूदार होंगे। और हम ये देख रहे हैं कि इदारे किस हद तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तैयार हैं या ऑन ग्राउंड कुछ नज़र आ रहा है आपको? क्या देखा है आपने? जी देखिए, एक तो इन्होंने जो ज़िले हुकूमत हैं और इसके अलावा जो है सिंध हुकूमत हैं, इनकी जानिब से जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की गई समंदर में नहाने पर पाबंदी। इसके अलावा माहीगीरों को 11 जून से यानी इतवार से जो है वो समंदर में जाने से रोका गया। 17 जून तक ये पाबंदी उन पर बरकरार रहेगी। फिर उसके साथ साथ जो है सी व्यू की साइड पे, क्योंकि इतवार के दिन काफ़ी फैमिलीज़ जो है उन्होंने सी व्यू का रुख किया, तो इसको मद्देनगाह रखते हुए जो है वो कल हमने देखा कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात रही। DHA विजिलेंस की टीमें जो है वो भी लोगों को बावर कराती रही कि घरों को वापस चले जाए। लेकिन चूँकि लोगों के अंदर जो एक वो बहरहाल एक मौजूद था कि वो लहरों का नज़ारा कर सके जो समंदर में इस वक्त हुआ नहीं है। कल शाम में कराची का जो सी व्यू का और इसके अलावा हॉक्स बे और साइंस पिट, ये तमाम जो इलाके हैं साहिली, वहाँ पर जो है वो पानी इस कदर ऊपर आ रहा था कि वो हिफाजती पुश्ते जो है वो भी अबूर कर रहा था। साहब, ये जो सी व्यू के आसपास आबादी है, क्योंकि वो तो बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, हम जानते हैं डिफेंस का, वहाँ से क्या आबादी को फिर अलर्ट किया गया है कि खुदा न खास्ता कहीं इवैक्यूएट ना करना पड़ जाए अगर बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तूफान का इम्पैक्ट, ऐसा भी कुछ कहा गया है? नहीं, इस हवाले से तो अब तक DHA इंतज़ामिया या फिर सिंध हुकूमत की जानिब से स्पेसिफिक DHA या साहिली पट्टी के कुर्ब जवार में जो लोग आबाद है, जो पोश एरिया है, उनके लिए इस किस्म का कोई अलर्ट अब तक तो जारी नहीं हुआ, क्योंकि तूफ़ान इस वक्त 470 किलोमीटर के फासले पर है और ये अगर इंतहाई करीब आता है तो ये कयास है कि ये 300 किलोमीटर के करीब आके जो है ये फिर आगे की जानिब ये मूव करेगा। तो इस तरह की सूरत हाल माजी में तो पैदा हो चुकी है जब DHA को पूरा खाली कराया गया था। और इसके अलावा अगर हम 2005 की बात करें, 2008 की बात करें और इसके अलावा 2010 में भी जो है नीलोफर समेत दीगर तूफान जो है ये जब इसी तरह की सिचुएशन पैदा हुई थी उस वक्त भी, लेकिन आबादी को जो है खाली नहीं कराया गया। तो बहुत पहले की बात है जब ये जो। ठीक है आफ्ताब साहब, एक और बात, हमने कुछ फुटेजेस देखी थी जो मैंने पर्सनली कहीं से ऑब्जर्व की थी और बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर भी थी कि 2 के इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है और उसके बावजूद माहीगीर है या पब्लिक का जो एक इंटरेस्ट है या क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है और वो साहिल समंदर का रुख करते हैं, इस पे प्रॉपर सर्विलेंस या चेक एंड बैलेंस के लिए कितनी स्ट्रिक्ट है इंतज़ामिया के? चूँकि अब जैसे जैसे करीब आ रहा है, इसका फासला कम हो रहा है, तो ज़ाहिर है लहरों का इम्पैक्ट या ओवरऑल इम्पैक्ट भी ज़्यादा हो रहा है। सो इस पे जो इंतज़ामिया है वो किस तरह से काम कर रही है, प्लीज़ इस हवाले से भी बताइएगा। जी देखिए, इंतज़ामिया जिस तरह मैं बता रहा था कि इतवार को तो बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल थी कि लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ के साथ जो है वो सी व्यू की जानिब जा रहे थे। उसके अलावा हॉक्स वे पे बाकायदा वहाँ पे तल्ख कलामी के वाक़यात भी हुए। ये एक कल्चर है कराची के अंदर, मैंने माजी में भी देखा है कि
जब 40 लोग जो है वो समंदर में एक हादसाती तौर पर डूब गए थे, तो वहाँ पे 4000 लोग खड़ा हुआ था ये नज़ारा देखने के लिए। तो ये तो कल्चर बहरहाल है, लेकिन उस वक्त इदारों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि इन लोगों को किस तरह दूर रखा जाए। और बाकायदा वहाँ पे हमने देखा कि कल जो विजिलेंस टीम है घूम रही थी, वो विशल के जरिए और उसके अलावा जो है मेगाफोन से जो है इनको शायद उनका आफ्ताब साहब ख्याल ही होता है कि बजाय इसके कि तूफान हम तक आए, हमारे कराची वाले बहन भाई कहते हैं हम तूफान तक चले जाते हैं, तो उसने क्या तकलीफ करनी शहर के अंदर आने की। चले, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बड़ा मुफस्सिल तरीके से बताया। आपसे हम जानते रहेंगे। आफ्ताब साहब हमें आते थे कराची की सूरत हाल इस वक्त क्या है, इदारे हाई अलर्ट हैं और दूसरी जानिब जो उसके गिरदोनवा के इलाके हैं। अच्छा, सीवीयू को भी बंद किया गया है, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा शायद सीवीयू खुला होगा। नहीं, लहरें बहुत ज्यादा थी, बहुत उनका इम्पैक्ट ज्यादा है। सो प्लीज कराची वाले भी आप इतनी क्यूरियोसिटी ना, तूफान खुदा न खास्ता आया तो आपको बताएगा कि वो आया है, आपको जाके उसे वेलकम करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज घरों में रहें, प्लीज। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इससे पहले के प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानिब जाएं, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की बात करेंगे, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तानी दस्ता जर्मनी के शहर बर्लिन पहुंच गया है। 17 जून से शुरू होने वाले इवेंट में पाकिस्तान का 138 रुकनी दस्ता शिरकत करेगा। 190 ममालिक के खिलाड़ी 36 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी एथलीट्स 11 खेलों में जौहर दिखाएंगे, जिनमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, हॉकी, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस और दीगर गेम्स भी शामिल हैं। इनमें पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी का कहना है कि दुनिया की बेहतरीन टीमों की मौजूदगी में कौमी खिलाड़ी मेडल जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे एंड यकीनी तौर पे भरपूर सलाहियत भी रखते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान। हमारी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। प्रोग्राम का वक्त जी बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते हम आपको खिलाएंगे आज अरेबियन नान। हम नहीं, फरियाल। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज और आप खाएं अरेबियन नान। नाजरीन, नान तो आपने बहुत सारी किस्म के खाए होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ पर मीठे और नमकीन नान दोनों ही बनाए जाते हैं, जिसमें चिकन बिहारी बोटी नान, चीज़ नान, बारबेक्यू नान और मीठे में बर्फ़ी नान, कोकोनट नान और न्यूटेला नान भी बनाया जाता है। आज मैं आई हूँ जहांजेब ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में, जहाँ पर है अरेबियन नान शॉप। आए चलकर देखते हैं ये मज़ीद कितनी किस्म के नान तैयार करते हैं और लोग यहाँ से कौन सा नान ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं जी वैसे तो मैं शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ, पर यहाँ मेरे अजीज़ हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं इनसे लाजमी ये नान वगैरह जो है लेके जाता हूँ। अभी कौन सा नान लेके? अभी मैंने इनका जो मलाई बोटी वाला नान है, चीज़ वाला, ये देखें ज़रा। आपको ख़ास बात क्या लगी इनके नान की? इनका नान आप खा लेते हैं तो दिल भारी नहीं होता, ठीक है, और एक लेवल है इसकी, इनके टेस्ट में एक लेवल है, मतलब आपको मैदे में जो है वो जलन नहीं होती, स्टमक प्रॉब्लम नहीं होता। आप ज़्यादा शौक से यहाँ से कौन सा नान खाते? हाँ, ये स्पेशली इनका जो मलाई बोटी नान है चीज़ वाला, वो मैं पसंद करता हूँ और वही मैं लेके जाता हूँ। आपने कौन सा नान खाया यहाँ? मैंने यहाँ से मलाई चिकन का खाया अभी तक, और एक चीज़ नान खाया इनका, और एक मैंने इनका चिकन चीज़ नान खाया। अच्छा, टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बेक करते हैं, बहुत ही अच्छी कुक है और बहुत ही अच्छी इनकी रेसिपी है, जो अभी तक शायद लाहौर में कहीं नहीं खाई। खास बात क्या लगती है इनके नानों की आपको? इनके नान में देख तो क्रिस्पीपन बहुत अच्छा है, और जो चीज़ की लेयर वगैरह वो बहुत अच्छी है, चिकन की जो क्वांटिटी है वो बेस्ट है। अच्छा, कौन सा नान आप शौक से खाते हैं यहाँ से? यहाँ से मलाई बोटी। मलाई बोटी नान खाते हैं। टेस्ट कैसा लगता है आपको मलाई बोटी नान का? बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, जिस तरह हम खाते हैं ना बारबेक्यू में मलाई बोटी, सेम उस तरह का टेस्ट है। एक नान के अंदर खाने का जो टेस्ट और मज़ा है वो अलग है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर शहबाज हुसैन। आप मुझे बताएं, ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? जी, ये सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने शुरू किया था, और उसके बाद फिर मैं उनके साथ हाथ बटाने के लिए आ गया गांव से। आप ये काम कब से कर रहे हैं? जी, ये तकरीबन हमें 2 से 2.5 साल हो गए। आपने अपनी शॉप का नाम अरेबियन नान शॉप ही क्यों रखा? इसीलिए अरेबियन नान शॉप है क्योंकि हम अरेबियन स्पेशलिटी लगाते हैं, यानी कि
अरब अमारात जैसे कुछ ऐसे नान हैं जिनकी रेसिपीज हम कुछ मिक्स करके लगाते हैं। आप यहाँ पर कितनी किस्म के नान तैयार करते हैं? ये हम अभी 50 किस्म के नान लगा रहे हैं। ये जो 50 किस्म के नान आप बनाते हैं, इसमें स्पेशल नान कौन कौन से हैं? मलाई बोटी चीज़ नान, बीफ बिहारी चीज़ नान, चिकन चीज़ नान, मलाई बोटी चीज़ नान और बर्फ़ी नान, डोनट नान, बहुत सारे और भी नान हैं जो हम लगा रहे हैं अभी। लोग ज़्यादातर कौन सा नान खाना पसंद करते हैं? लोग ज़्यादा मलाई बोटी को लाइक करते हैं क्योंकि ये हमने सबसे पहले यही वैरायटी बनाई थी मलाई बोटी चीज़ नान की, इसीलिए ये ज़्यादा लाइक करते हैं। ये इतनी किस्म के नान कौन तैयार करता है? मैं खुद बनाता हूँ और हमारे कुछ कारीगर हैं, उन्हें मैंने ट्रेन भी किया और वो आगे लगा रहे हैं। तो ये आपने नान बनाना किससे सीखा था? हाँ, कुछ मैं सीखा भी हूँ और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी कुछ बनाई है वैरायटी। आपके बनाए हुए नानों की खास बात क्या है जो लोग इतने शौक से खाना पसंद करते हैं? और इनकी खास बात ये है कि हमारा एक तो खमीर अच्छा है, उसके खमीर के अंदर दूध, अंडे और कुछ ये हाइजेनिक यानी कि चीज़ें डाल के हम खमीर बनाते हैं। दूसरा हमारे मसाले जात वो हम अच्छे यानी कि ग्रीन मसाले डालते हैं। इसमें हम मटेरियल जो सा है वो बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करते हैं। हर रोज़ बनता है, हर रोज़ चिकन आता है, बनता है, उसके बाद हम उसे मैरिनेट करके आगे इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि लोग मीठा नान भी खा रहे हैं। कौन कौन से मीठे नान आप बनाते हैं? जी, मीठे नान हमारे पास बहुत तरह के नान हैं जिसमें न्यूटेला चॉकलेट आ जाता है। न्यूटेला चॉकलेट नान भी है हमारे पास और डोनट भी है। ऐसे ही बर्फ़ी नान आ जाता है, कोकोनट आ जाता है, शक्कर वाला आ जाता है, पेठे वाला आ जाता है और वो खोए वाला आ जाता है, ड्राई फ्रूट आ जाता है। उसके अंदर भी हमने मीठे वाला नान है यानी कि मिठास ऐड की है और ये सब हम तंदूर के अंदर ही तैयार करते हैं। आपकी शॉप की टाइमिंग्स क्या हैं? जी, सुबह 6 बजे से रात 3 बजे तक ओपन होता है। नाजरीन, मेरे लिए चॉकलेट न्यूटेला नान, बारबेक्यू नान और पिज़्ज़ा नान आ चुका है। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये वाकई बहुत ज़्यादा लजीज है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।